डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। तो आपको पता है कि मैं डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन वाला चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैंने रूल्स लगभग सब बता दिए थे। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं डील कर रहा हूँ, आपके साथ बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन है, जय के पास दार्जिलिंग में चाय के बागान है। वह चाय का निर्माण करता है तथा उसे 5 लाख रुपए की आय हुई। कृषि आय क्या होगी? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ये इनकम टैक्स, उस समय बताया था मैंने पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। इसमें जो चाय बागान की इनकम है वो 60-40 का रेशो होता है। यानी 60% तो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसमें, और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है जो कि टैक्सेबल होती है। तो अब इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए उसकी इनकम हुई है, तो उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ये 3 लाख रुपए इसका आंसर आएगा। आप लिख दीजिएगा इसमें कि इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 लाख का 60% दैट इक्वल्स टू 3 लाख। पेटेंट पर सामान्य दर क्या है? देखिए, पेटेंट एक काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति है। और अमूर्त संपत्ति में खाली इसी का आंसर नहीं बता रहा हूँ, कुछ और भी साथ में बता रहा हूँ कि अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की रेट 25% है। इसमें कॉपीराइट में पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पेटेंट पर 25% की रेट से हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। ये 1 अप्रैल 1998 के बाद से ये नियम लागू है। उससे पहले कुछ और नियम थे, उसको मत याद करिए। अब वो 1 अप्रैल 1998 से ये रूल लागू हैं। तो इस पर हमने क्योंकि अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन जो अलाउ किया था वो 1 अप्रैल 98 से स्टार्ट किया था, इसलिए वो याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा याद रखना चाहे इस डेट को याद रख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार की संपत्तियों पर किन दरों से राष्ट्रीयकृत किया जाता है? एक मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि मशीन प्लांट और मशीनरी पर एक कुछ बीच में अमेंडमेंट आया था, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट मैक्सिमम 40% डिसाइड की हुई। हालांकि बीच में 50 भी थी, 80 भी थी, लेकिन बाद में ये कुछ अमेंडमेंट आ गया, कुछ सर्कुलर आ गया कि 40% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन की रेट नहीं होगी। तो यहाँ अब सब रेट तो आपको याद रखनी पड़ेंगी हर प्रोडक्ट की अलग अलग। तो हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन जो है उस पर 40% की रेट है। जल शोधन हेतु लगाए गए उपकरण, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो लगाए गए उपकरण है उस पर भी 40% की रेट है। और आटा मिल प्लांट में रोलर, आटा मिल भी है, और इसमें कोई स्टील प्लांट में भी है या रोलर प्लांट में, है ना, रोलर के लिए 40% की रेट है ना। यहाँ रोलर पूछा है आटा मिल का, और स्टील प्लांट में भी यदि रोलर है तो वहाँ भी 40% की रेट है। और रबर प्लांट एवं रबर एवं प्लास्टिक के सामान में प्रयुक्त सांचे, इसके लिए 30% की रेट है। मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक, इस पर 30% की रेट है। तो याद रख लीजिएगा। नॉर्मली ऐसे तो इतनी सारी डेट्स याद नहीं भी रहे, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड तो कम से कम आप याद ही रख लें। आयकर के उद्देश्य रहस्य की क्या तात्पर्य? देखिए, आप ये एक ऐसी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझाना लिखना, यदि आपको ये सेक्शन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये लिख लीजिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के अंतर्गत मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास के रूप में छूट दी है ना। वो बस आप सेक्शन 32(1) लिख दें, मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां वर्ड लिख दें, इन पर ह्रास कटौती के रूप में दे है, बस ये लिख दें आप, तो ये आपका पूरा 1 नंबर क्वेश्चन बनता है। आयकर अधिनियम के अनुसार प्लांट की परिभाषा लिखें। प्लांट की परिभाषा लिखना थोड़ा मुश्किल है, पर इसमें आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी मशीन है ना, और कोई व्हीकल्स हैं, है ना, और बुक्स, इन सबको प्लांट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर भी इसमें आते हैं, आप चाहें तो 2-3-4 एग्जांपल लिख दें। कंप्यूटर भी आते हैं इसमें, मशीन तो है ही, व्हीकल्स जितने भी तरह के व्हीकल्स हैं वो सब आते हैं, और मशीनें तो जितनी मशीनें आती हैं, साथ में एक बुक्स और लिख दें कि बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली प्लांट मशीन से डिफरेंट लगती है, लेकिन बुक्स को भी प्लांट की कैटेगरी में लिया हुआ है। तो मैंने इसमें लिख दिया मशीन, कंप्यूटर, बुक्स, ठीक है। और अभी मैंने क्या, व्हीकल्स और लिख दिया, मैंने लिखा नहीं इसमें, व्हीकल्स और लिख सकते हैं आप, व्हीकल्स है ना, वाहन हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। देखिए नेक्स्ट है, किस प्रकार की मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास से छूट मिलती है?
जैसे किस प्रकार की, तो मूर्त संपत्तियों में कह सकते हैं भवन, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ठीक है। और अमूर्त संपत्तियों में आप लिख सकते हैं कि भाई पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइंस, है ना, और ये फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस, इन सब पर डेप्रिसिएशन मिलता है, अलाउ होता है। ह्रास को व्यय के रूप में स्वीकृत करने की आधारभूत शर्तें दी। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, मैंने बताया था कि एक तो स्वामित्व होना चाहिए असेट का। स्वामित्व, किराए पर ली भी संपत्ति पर ह्रास अलाउ नहीं होता है। स्वामित्व होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, खरीदी हुई होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, उस संपत्ति का व्यवसाय में उपयोग होना चाहिए। दो चीज़ इंपॉर्टेंट, स्वामित्व और व्यवसाय में उपयोग, ये दो महत्वपूर्ण आधारभूत शर्तें हैं किसी भी संपत्ति पर ह्रास स्वीकृत करने के लिए। इन्हीं ऐसे दो संपत्तियों के नाम बताइए जिन पर ह्रास स्वीकृत नहीं होता है। देखिए, मैंने बताया भी था, उसमें लैंड, जमीन है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है ना, इनका पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। लैंड और इन्वेस्टमेंट तो अपन भी कह सकते हैं टेंजिबल होते हुए भी नहीं मिलता है, और गुडविल इनटेंजिबल एसेट, इस पर भी डेप्रिसिएशन अवेल है। हालांकि इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन अवेल होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किन्हीं ऐसी दो स्थायी संपत्तियों के नाम लिखिए जिन पर ह्रास स्वीकृत होता है। अच्छा, दो स्थायी संपत्ति, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लिख दीजिए, है ना। स्थायी संपत्ति, पेटेंट भी कह सकते हो आप यहाँ, है ना? तो ये आप यूज कर सकते हैं। किराया क्रय पद्धति पर खरीदे गए संयंत्र की वास्तविक लागत क्या होती है? देखिए, हायर परचेस सिस्टम पर, यानी किराया क्रय पद्धति पर खरीदे गए संयंत्र की वास्तविक लागत जो है वो कैश प्राइस है। एक तो हायर परचेज प्राइस होती है, उसमें इंक्लूड कैश, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, तो जो कैश प्राइस ही इसमें इसका आंसर होगा। अतिरिक्त राशि की कटौती की दर, मैंने अतिरिक्त राशि की बात की थी, तब भी मैंने बताया था कि 20% इसकी रेट है, 20% इसमें रेट है इसकी अतिरिक्त ह्रास की। और मैंने जब ये अतिरिक्त ह्रास के बारे में बताया था, तब भी मैंने बताया था उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कब अतिरिक्त ह्रास मिलता है ना। और तो इसमें 20% याद रखिए, ये अतिरिक्त ह्रास वाला अलग से आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो में डाला था। अशोधित ह्रास पर संक्षिप्त लिहाजा, अशोधित ह्रास पर भी मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें सब चीज़ें बताई थी। इसमें ये होता है कि भाई यूँ मान लीजिए कि इसको किस तरह से डेफिनेशन करेंगे, यदि व्यवसाय की आय स्वीकृत कटौती योग्य ह्रास राशि से कम है, तो जितनी कम है उसको हम अशोधित ह्रास कहेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ह्रास की स्वीकृत राशि यदि लाभों की कमी के कारण स्वीकृत कटौती नहीं मिल पाती है, तो वह कटौती नहीं मिल पाती है, तो जितनी राशि की कटौती नहीं मिल पाएगी उसको अशोधित ह्रास कहेंगे, ठीक है। किन्हीं दो अमूर्त संपत्तियों के नाम बताइए जिन पर ह्रास छूट की जाती है। देखिए, पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिज़ाइंस हैं, लाइसेंस हैं, फ्रेंचाइजी हैं, इन सब पर डेप्रिसिएशन अवेल होता है, स्वीकृत होता है। बस एक ऐसी अमूर्त संपत्ति गुडविल है जिस पर डेप्रिसिएशन यानी ह्रास स्वीकृत नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे स्मॉल छोटे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच।